नमस्कार धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी बुलाने के लिए, और तमाम दर्शकों का जो आपके चैनल पर है उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरेन्द्र, किस तरह के नाम चुनकर फिल्में बनाते हैं ये बॉलीवुड वाले। ये क्या नाम है, घूसखोर पंडित। अब तो इस पर डंडा चल गया है, योगी आदित्यनाथ का भी एफआईआर दर्ज हो गई है। सफाइयां देते फिर रहे हैं इस फिल्म के कलाकार मनोज वाजपेयी भी और डायरेक्टर नीरज पांडे भी। मैं तो ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ अभी तक, जब तक कि उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता, वो अरेस्ट नहीं होते, इस फिल्म पर बैन नहीं लगता, तब तक नीरज पांडे और उसके प्रोड्यूसर रितेश शाह ने योगी आदित्यनाथ का भी इस्तेमाल कर लिया है। मैं ये कहूंगा तमाम लोगों से, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं। आपने वही किया है जो वो चाहते हैं, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नैतिकताओं का कोई मूल्य कभी नहीं था। मैंने चूंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टिंग किए हैं, इसीलिए बहुत सारे दर्शकों को आपको लगेगा कि ये शायद ऐसी कहानी है ना। मैं उन लोगों में से हूं जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अंदर से एक ऐसे रिपोर्टर के तौर पर देखा जिसको इसमें कोई चार्म नजर नहीं आता। तो मुझे कोई चार्म भी नहीं दिखता, तो मेरे लिए दुनिया उसी करेगी जो एक अंदर से काली दुनिया है, जिसमें कोई रिश्ते नहीं, किसी किस्म की कोई वो नहीं, और वो सब दिखता है जो स्नाउट में है, जो ड्रग्स में है, वो सब लोग हैं, और वही हम लोगों को नायक दिखाई देते हैं। वो लोग इस देश का सबसे ज्यादा कुत्सित आइडिया भी अगर उनको पैसे मिलते हैं तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये बड़ा ही दिलचस्प बात है कि आप कब लिख रहे हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त इस देश में यूजीसी के नियमों को लेकर सामाजिक अंदर से टूटन है, तो तुम उसमें घूसखोर पंडित ढूंढते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने शिकारी अब आ रहे हैं, इनके दांत पहले से ज्यादा नुकीले पहने, और उस पर इन्होंने प्लेटिनियम की रगे चढ़ाई हुई है। जो लोग और पढ़ के आए हैं वो और खतरनाक होके आए हैं, वो और समाज को काटने के तरीके ढूंढ के लाए। और ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है कि आप सोचिए कि उनकी स्टडी कितनी है। हम जनरली पंडित बोलेंगे जैसे, लेकिन ये हमारे इलाके में पंडित ही बोला। कहां रे पंडित, कहां जा रहा है। उन्होंने उस शब्द को भी इस्तेमाल किया। आप ये सोचिए कि बहुत गहराई के साथ किया गया एक मार्केटिंग का टूल से, जिसमें वो तुम्हारे समाज के फॉल्ट लाइनों को दोबारा से उभर लाना चाहते हैं। वो उन जख्मों पे अगर कोई मरहम लग चुका हो तो उसको उतार के फेंक देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके टिकट की खिड़की पर लोगों की भीड़ उमट आए ये देखने की इस फिल्म पर एफआईआर हुई थी। वो अभी भी कामयाब है। वो आदमी जो धोनी की फिल्म बनाता है या कुछ भी बनाता है, मेरा बहुत ज्यादा फिल्मों को देखने का मेरा वो नहीं रहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ही घटिया फिल्में बनाते हैं। मैं इस बात पे थोड़ा बायस्ड हूं, तो इसीलिए मैं देखता भी नहीं हूं। और मुझे इस तरह की कोई देशभक्ति उसमें से दिख के नहीं आती कि मैं उसको देख के, क्योंकि मैंने ज्यादातर खबरों में खुद हिस्सा लिया हुआ है, तो मुझे मालूम है। आप ये सोच के देखो कि हम वो एक फिल्म की कहानी बनाते हैं, और उसके बाद घूसखोर पंडित जब तक बनती है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे रिलीज करनी हो अचानक वो घूसखोर पंडित नाम दे देते हैं। उनको मालूम है इस पे हल्ला होगा। वो इसी देश में रहते हैं, जर्मनी में नहीं रहते कि उन्होंने एक स्टोरी आइडिया सुना, हाँ ठीक है हमको बताओ। वो जो लंबी लंबी 4-4 6-6 घंटे की मीटिंगें होती हैं बोर्ड रूम में, उसमें हर चीज डिस्कस की जाती है। दरअसल हम लोगों ने चूंकि टीवी मीडिया में काम किया, आप भी उसी टीवी मीडिया में हैं और हम भी उसी टीवी मीडिया में, तो हम जानते हैं फ्रेम में जो चीज आएगी वो भी हमको मालूम होता है। हमको मालूम है पीछे कौन सी किताब इस फ्रेम में आ रही, मुझे मालूम है। अगर किसी दर्शक को लगता है मैंने अनायास दे दिया तो ये उसकी गलती है। वो जो फिल्म बनाता है, मेरे लिए तो चूंकि मेरी लाइब्रेरी में ही बैठना है तो इसीलिए मेरी मजबूरी है, मैं यहां बैठ सकता हूं। लेकिन जो फिल्म बना रहा है वो ये भी जानता है कि पानी का ग्लास किस समय आना चाहिए, उसमें पानी दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। तो फिल्म का नाम तो सबसे पहली चीज होता है भाई।
पोस्टर बाद में आता है, पोस्टर थोड़ा ही मेरे पास अगर कोई फोन पे बोलोगे तो कह रहे हैं, मान लो आपने कहा कि धीरेन्द्र मुझे तो इस पर प्रोग्राम बनाना है घूसखोर पंडित, तो आपका फोन आया, आवाज आई, उसमें पहला नाम आया, वीडियो पोस्टर नहीं आया, तो वो जानते हैं कि हमको क्या इस्तेमाल करना। दरअसल ये पूरी जनता या हम लोग वाकई एक ऐसे वीसीएस साइकिल में फंस गए हैं कि अगर एक्शन नहीं लेते हैं योगी तो भी उनका एजेंडा पूरा हो गया, एक्शन लेते हैं योगी तो भी उनका एजेंडा पूरा हो गया। तो ये इतना खतरनाक है क्योंकि इस देश की संसद में जब वो लोग बहस करते हैं या उन लोगों के नियमों में आते हैं, वो आज तक किताबों से बाहर नहीं निकलते हैं। वो बायस्ड खुद, माफ करना, मेरा किसी पॉलिटिशियंस को वो कहने का इरादा नहीं है, बट मुझे आज भी लगता है कि जमीनें कहीं और है और संसद कहीं और बनी हुई है। उसके अंदर की बहस इस तरह के जो लोग हैं, जो शातिर लोग हैं, जिन लोगों के लिए पैसे के लिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। अभी यूजीसी के नियम कायदों पे बात चल रही थी तो उन्होंने जो फिल्म शूट करके रखी थी उसमें एक अच्छा नाम दे दिया अपने तरीके से कि घूसखोर पंडित। अब सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, आपकी इसकी चर्चा हो रही, तो आप कहते हैं हम तो क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, हमने तो क्रिएटिविटी की फ्रीडम ली है, हम तो उसके लिए कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ये देखिए नीरज पांडे ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है कि मैं तो फिक्शनल स्टोरी है, तुम्हें फिक्शनल में घूसखोर पंडित ही नजर आया, घूसखोर मौलवी नजर क्यों नहीं आया, घूसखोर पादरी नजर क्यों नहीं आया, पंडित ही नजर क्यों आया? क्योंकि इस वक्त ये फ्रिक्शन का है। अगर कोई और होता तो देखिए उस पे तो उनको मालूम है कि उनकी फिल्म को अगर वो, देखो इसमें दो कारण भी है, बहुत हमको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, वो चाहे बात कैसी भी हो, क्योंकि घूसखोर मुल्ला लिखने पे मारपीट की बात सिर्फ छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा कि चलिए मारपीट या ये डर, ये सब चीजें आप उस संदर्भ में बोल रही होंगी, वो संदर्भ वो नहीं है, वो इकोनॉमिकली संदर्भ है। वो जानते हैं कि अगर ये होगा तो उनमें से एक आदमी टिकट खिड़की पे नहीं आएगा। मारपीट से अलग है, वो तो कहीं रहता है, उसका क्या कर लोगे आप दरबान तक पहुंच पाओगे भीड़ उसके, इससे ज्यादा अंदर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन उसको मालूम है कि टिकट खिड़की पे नहीं आएगा, वो जानता है कि इसने मेरे उसका मजाक बनाया, इसके अंदर तो घुसना ही नहीं। ऐसे ही क्रिश्चियन वो हमला थोड़ी कर देंगे उसके पास, तो भी क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है उनमें से एक नहीं आएगा। उसको ये मालूम है कि जब मैं घूसखोर पंडित लिख रहा हूं तो पंडित तो ये देखने आएगा कि मेरे लिए क्या कहा है, और जो गैर पंडित है वो इसलिए आएंगे कि अच्छा हुआ उसका इलाज हो। वो ये जानता है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो पढ़ लिख के लोग आए हैं, इन्होंने इस समाज के शिकार करने के तरीकों को और ज्यादा नुकीला किया है, और ज्यादा पहले से पैना किया है, और ज्यादा गहरे जाल के साथ आए हैं, और ये शिकार कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। चलिए बॉलीवुड जो फिल्में बनाता है उसमें सेंसर बोर्ड होता है, वहां कुछ ना कुछ आरी चल जाती है, लेकिन ओटीटी के लिए तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। वहां तो अश्लीलता भी परोसी जाती है, इस तरह के थीम वाली कितनी सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं। आपको याद होगा मनोज वाजपेयी की एक और फिल्म थी जो एक बंदा ही काफी, कुछ इस तरह की फिल्म थी जो आसाराम बापू पर बनाई गई थी, उसमें भी आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे। फिर आश्रम नाम की एक सीरीज बनाई थी बॉबी देओल जिसमें थे प्रकाश झा ने, उसमें भी आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे। तो आपको जो मदरसे होते हैं वहां पर जो कुछ हो रहा है उस पर फिल्में बनाने का सब्जेक्ट नहीं मिलता ना, क्योंकि वहां से आपको शायद जो आपने समझाया कि देखने नहीं आएंगे, या आपको केरल का वो जो एक बिशप या पादरी था जिस पर नन्स ने आरोप लगाया था, जो बरी भी हो गया केरल हाई कोर्ट से, उस पे फिल्म बनाने की स्टोरी नहीं सूझती, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं करती। आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने में तक ही सीमित है। बेसिक कारण यही है कि उसको मालूम है कि इसमें कुछ होना भी नहीं है, कोई रिएक्शंस इस तरह से भी नहीं आने हैं कि आपको फायदा मिल जाना है। तो मैंने क्या कहा कि ये और शार्प होके आए हुए हैं, उनको मालूम है, वो स्टडी करते हैं अभी तक। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये नहीं होता तो इस फिल्म इंडस्ट्री को कश्मीर फाइल बनाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता क्या? अगर ये सब नहीं होता तो केरला
फाइल्स बनती, केरला स्टोरीज या जो भी उस फिल्म का नाम होगा, वो इतना समय लेती? कोई भी लव जिहाद की कहानी जो रोज आपकी सड़कों पे फेरी है, झिंगुर जैसे छांगुर जैसे पीर को इतना टाइम लगता? पूरी स्टोरी है। उमर गौतम राजपूत कन्वर्टेड मुस्लिम, परिवार को कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे तो हमारी इंडस्ट्री में भी हैं बहुत सारे लोग। वो सारी स्टोरीज नहीं है क्या? वो फिल्में हैं, पूरी फिल्म है, पूरी स्क्रिप्ट है। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट ऐसी होती है, और कौन सी स्क्रिप्ट रोज कौन सा लाते हैं। तो ये सब चीजें इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं फॉल्ट लाइन कहां है। वो ये जानते हैं कि फॉल्ट लाइन कहां उनको कंटिन्यू परसिस्टेंट रखना भी है। उनको मालूम है किसकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। तो जो जड़ों से कटी हुई बेल होती है, हवा जिधर की चलती है वो उधर मुड़ जाती है। कोई बेल आपको हवा में लटकती हुई, हवा का विरोध करती हुई नहीं दिखती। तो वो जानते हैं कि इनको किस तरह करना। कभी ये सेकुलर हो सकते हैं, कभी अभी फैशन चल गया तो ये राष्ट्रवादी हो जाएंगे, फिर कोई फैशन चलेगा तो ये फिर वापस वहीं चले जाएंगे, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। आप ये सोच के देखिए अंजू जी कि जो सबसे बड़ा, मैं तो बहुत हैरान हुआ था जब मैंने शुरुआत में चुनाव कवर करने शुरू किए थे तमिलनाडु और केरल में बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि केरल में पूरी प्राणवायु कम्युनिस्ट पार्टी की हिंदू है। और ऐसा नहीं है कि वो मंदिर नहीं जाते, मतलब अगर मंदिर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, ठीक है, हिंदू यार पैदा हुए, कोई ऐसा थोड़ी कि आपके ऊपर कोई मोहर लग गई है कि नहीं साहब आप हिंदू पैदा हुए तो आप जो है ये वो नहीं जाते तो कोई बात नहीं, ठीक है, नास्तिक हो सकते हैं। नहीं, वो पूजा करते हैं, वो पूरा मंदिर जाते हैं, इसके बावजूद उसको वोट देते हैं क्योंकि हवा उधर की है। उसी तरह बंगाल में जब 67 में नक्सलबाड़ी होती है, उसके बाद वो तमाम लोग जो कहते हैं धर्म अफीम है, धर्म को खत्म करना है, और धर्म से उनका मतलब हमेशा सनातन होता है क्योंकि धर्म वाकई सनातनी ही है। तो अगर आप देखेंगे आपको खत्म करना है, और आपको खत्म करने के लिए किस आदमी का वोट लेने जा रहे हो? जो आदमी अभी मंदिर से आया है, और वो आदमी वोट देता भी है। तो जब आप इसको समझेंगे, मतलब मैं दर्शकों से भी कहूंगा, जब आप इस पैराडॉक्स को समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये फिल्में इसी धर्म की क्यों बनती है। ऐसा नहीं है कि देखिए वो नहीं किया, मैंने भी स्टिंग किए हैं, मैंने दोनों तरफ से स्टिंग किए, मैंने बाबा आसाराम पे भी किया है और उससे भी किया, लेकिन मैंने दूसरों पे भी किए, मैंने तांत्रिकों के पे भी किए। लेकिन अभी तो देखो इस मामले में योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कि एफआईआर दर्ज करो, मायावती भी कूद गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से ब्राह्मणों का अपमान है। लेकिन हम बात करें यूजीसी की गाइडलाइंस के माहौल के बीच में, जब रोहित वेमुला एक्ट बनाने की तैयारी में है कर्नाटक सरकार, उस के बीच में SC/ST एक्ट से जुड़ा एक और मामला भी आता है बिहार के दरभंगा से, जहां पर आप देखिए कि पूरा का पूरा गांव जो है, उसमें जो 200 परिवार है हिंदुओं के, ब्राह्मणों के, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो SC/ST एक्ट की कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और ज्यादातर मामलों की गहराई में जाएंगे तो आपको ये सब चीजें इसलिए मिलेंगी क्योंकि गांव में, हालांकि मैं अभी भी, हम लोग ऐसी खबरें पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि अखबारों में खबर छपती है अभी भी कि बारात को जाने नहीं दिया, लेकिन अब वो संख्या बहुत रेयर होती है। और अगर आप उसको सोशल मीडिया पे एनालाइज करते हैं, मैं तो देखता हूं कि उसके बाद लोगों के रिएक्शंस क्या आए, तो मैं देखता हूं कि 80-90% जनरल कैटेगरी के लोग भर्त्सना करते हैं, नाराज होते हैं उस गांव पे। मेरे खुद के ट्वीट 2-3 साल 5 साल पुराने पड़े होंगे, कोई अब का तो नहीं होगा कि मुझे पता होगा कि मैं एक दिन अंजू जी के प्रोग्राम में बोलूंगा फिर ट्वीट, नहीं, ये 5-7 साल पुराने होंगे, 10 साल पुराने होंगे, जब से ट्विटर आया होगा तब से होंगे, जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो इस तरह से रोक रहा उसको हिंदुइज्म के धर्म का बेसिक ही मालूम नहीं। कोई नहीं रोकता, किसी को कोई लेना देना नहीं, ठीक है, आपका जो भी आपकी जाति हो आप उसमें हैं, और आप वर्ण हैं, वर्ण बदलते हैं। क्योंकि मेरे पीछे इतनी किताबें रखी हैं और मैं इनमें से हजारों उदाहरण दे सकता हूं, ये महाभारत है लाइन से, और जिसमें ऋषि अपने जन्म वर्ण के आधार पर वर्णन करता है कि पिछले जन्म में वो क्या था, शूद्र था, क्या था, बहुत सारे हैं, इन पे कभी चर्चा नहीं हुई। तो वो आप उस स्थिति को देखें कि जब वो खत्म हो रही हो, तब भी आप अगर झगड़े को देखेंगे, झगड़ा हमेशा तभी होता है
जब साथ रहने वाले ज्यादातर जगह पे कहीं आपस की दुश्मनी, जैसे इसमें भी मजदूरी का मसला हुआ और उसने 200 परिवार, जो भी लिखा, जो भी दिखा, जो भी जितने भी है, मतलब एक हमारे यहाँ तो खैर वो अजीब सी कहावत है, उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसी अंदाज में जो भी मिल गया उसी को ठासो वाली हालत में उसको उसने कर दिया। तो ये ज्यादातर मामलों में दिखता है। उस पे ये आरोप लगने लगते हैं कि साहब जो है वो तो उनका सिस्टम है। भाई अब सिस्टम उनका नहीं रह गया, किसी का सिस्टम नहीं रह गया। आप जो कह रहे हो वो इतना खतरनाक और जहरीला बयान है जिसमें कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो फिर देश की जरूरत नहीं है, फिर पॉकेट होने चाहिए, ब्राह्मण लैंड्स, राजपूत लैंड्स, दलित लैंड्स, एससी लैंड्स, और फिर कल को फिर ये करोगे कि ये यादव लैंड है तो फिर इसमें 2 यादव हैं। अब बॉलीवुड जो है वो पैसा पाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। वो मर्दानी 3 फिल्म आई है रानी मुखर्जी की, उसमें देख लीजिए, आपको याद होगा अभी पिछले कम से कम 1 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में लगातार खबरें हैं कि पिछले 15 दिन में 800 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे हैं, किडनैप होकर लापता हो गए, गायब हो गए। संदीप पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने ये सवाल संसद में उठा दिया, जिसके बाद कमिश्नर को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं है। और अब समझ में आता है कि पेड प्रमोशन था फिल्म के लिए, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए। ये किस तरह की नौटंकी है। इन लोगों के खिलाफ तो सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दरअसल मैंने आपको यही कहा कि आप एफआईआर करेंगे तो भी फंसे, क्योंकि तब भी आप उनके ट्रैप में आए। मैंने आपको क्या कहा कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा इंटेंट क्या है उसका, वो जो आदमी रख रहा है उसको इंटेंट पे सजा क्या हो सकती है। अगर सजा ये हो कि उनकी फिल्म कैंसिल, वो फिल्म रिलीज नहीं हो और सजा हो, तो आप देखेंगे अगली बार कोई नहीं करेगा। लेकिन उनको मालूम है कि फिल्म तो रिलीज रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास लॉयर्स होंगे बहुत शानदार, और वो अभिव्यक्ति की आजादी भी है, हमको आर्टिकल 19 ये इजाजत भी देता है, और क्रिएटिविटी भी है वो, और बहुत सारी चीजें हैं, आप क्रिएशन के नाम पर कह सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हम अब ये पढ़ते हैं कि हम सिस्टम को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं। हम अब ये पढ़ते हैं कि कानूनों को उनके मुताबिक, उन्हीं कानूनों के मुताबिक हम किसी को लूट कैसे सकते हैं। ये एक बड़ी सोसाइटी का जो चेंजेस है, और वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ा मूर्त रूप मुझे दिखती है। उसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं जैसे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी ये फिल्म आ गई धुरंधर और तमाम चीजें ऐसे करने लगेंगे। भाई जो हीरो अभी जिसको आप हीरो कह रहे हो, वो थोड़े दिन पहले बाजीराव मस्तानी में कुछ और था भाई, तब वो उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी वाइफ कहीं और जाके जेएनयू में घूम रही थी। तो इसीलिए कोई भी नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको, ये चलता फिरता वो है सिर्फ। पुराने लोगों में हो सकता है, पुराने फिल्म स्टारों का मैं मानता हूं कि हो सकता है कि उन लोगों को ये रहा हो। हालांकि हम लोगों ने अब वो सारी फोटोज भी देखी हैं, राज कपूर से लेके सब चीजें। आप ये सोचिए कि फिल्में हमेशा से क्रिएटिविटी के नाम पर इस देश के अंदर क्लासेस बनाती रही हैं। सिस्टम अब वो कैसे रुकेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो गहरा असर छोड़ती हैं। जिस तरह से, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आज के समय में, जब मैं कुंभ कवर करा रहा था मेरे रिपोर्टरों से, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मनमोहन देसाई का तो फार्मूला यही था, या उससे पहले कुंभ में खो जाते थे, बाद में कभी मिलते थे। वो कुंभ, उसकी नजर में कुंभ बना इसलिए था कि उसमें जाके लोग खोएं। लेकिन अब जो है, अब आप देखो, इस बार जो है मैं हंस रहा था कि यार अब ये खोएंगे नहीं लोग, क्योंकि इतनी व्यवस्था हो गई, क्योंकि सबके पास मोबाइल हो गया, सबके पास कुछ हो गया, और मोबाइल पे वायरल भी होने लगा। कोई खो भी गया तो उसको वायरल कर देते हैं लोग, तो उसमें पकड़ा। और फिर फेशियल रिकॉग्निशन आगे, तो हमने कहा यार इसने तो बॉलीवुड का फॉर्मूला ही खत्म कर दिया, अब क्या होगा। आज के जमाने में अगर मनमोहन देसाई को फिल्में बनानी होती तो उनके पास स्टोरी नहीं होती। मैं अब उसको यहाँ वाली चीज से जोड़िए। मैं लगातार देखता हूँ, डेली देखता हूँ कि मतलब अभी आपने कहा तो मैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि अखबार निकाल के रखे होंगे। मैं अभी आपको ये सारे अखबार रखे हैं, मैं डेली जितने अखबार पढ़ता हूँ, घर में अभी भी 4-5 अखबार डेली पढ़ता हूँ, तो मैं इन सब में, मतलब ये कल के अखबार हैं सारे, इन सब को खोल के अगर आपको दिखाऊंगा तो इन सब में वो आता है गुमशुदा की तलाश, ये है और ये, लेकिन वो अक्सर 2, 3, 4, 5 आते हैं। ये बात सही है, कल या परसों मैंने एक साथ 7-8 देखे। आपके बात कहने के बाद मुझे याद आ रहा है कि मैंने, चूंकि अब
लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको निकाल के दिखा, ये इन सब में डेली खोया पाया का वो आता है और अचानक वो बढ़ गया। ये देखिए, यस, देखिए मैं कह रहा ना कि मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं जो भी बोलता हूँ रेफरेंस कभी ऐसा होता नहीं है। ये देखिए, देखिए दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ये यही दिख रहा है खबरें हैं ये। धीरेन्द्र, यही खबरें थी जिनको सुनकर मैं भी चौंकी कि इतने सारे नहीं तो कैसे मैं इसीलिए, क्योंकि हम लोग ये देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग इतने शातिर से प्लान बनाते हैं, और उसका तरीका तभी होता है जब आप उसका जो एजेंडा था उसको खत्म कर दो। तो वो करने में आपका सिस्टम नाकाम है, इसलिए नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड बहुत शातिर तरीके से अपनी बाजी चल रहा है और हम सबको जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या घूसखोर पंडित पर एफआईआर दर्ज करके बात हो जाएगी, बल्कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। ये फिल्म कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जानी चाहिए, तभी ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, सबक मिलेगा। इसके बाद कोई भी इस तरह की फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं करेगा जहां पर आप किसी समुदाय को टारगेट करते हैं। आपने समय निकाला धीरेन्द्र, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।